मेरे दोनों जानिब दूर मिलिट्री अस्पताल की ऊंची दीवार थी। बाएं तरफ कुछ दरख्त थे जिनके दरमियान घुप अंधेरा था, जिनमें फौजियों के होने का इम्कान था। मैं एहतियात के साथ मेन होल से निकलकर ग्राउंड की घास पर लेट गया और आहनी सलाख मेन होल के अंदर डालकर लोहे के जीने पर आहिस्ता से 3 बार ठक ठक किया। दूसरे ही लम्हे पोशाली भी मेन होल से निकलकर मेरे सामने ग्राउंड की घास पर औंधी लेटी थी। हम जमीन से सर जरा ऊंचा किए मुतजस्सिस नजरों से अंधेरे और नीम अंधेरे में किसी फौजी या गार्ड की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। मेन होल के ढक्कन को हमने वैसे ही पड़े रहने दिया था क्योंकि उसी के जरिए हमें वापस भी जाना था। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की। मुर्दा खाने का दरवाजा मेरी तरफ है, तुम बाएं तरफ से और मैं दाएं तरफ से। उसने इस बात में सर हिलाया और हमने अपने सफर का आगाज कर दिया। 5 मिनट के बाद मैं गार्डिनिया की बाड़ की ओट में बिल्कुल साकित लेट गया था। मेरी आंखें सामने की तरफ लगी थी जिधर से पोशाली को आना था। मुर्दा खाने का बंद दरवाजा मुझे दिखाई दे रहा था। उसके आगे छोटा सा ऊंचा थड़ा बना हुआ था। फिर मैंने उसके थड़े की ओट में एक इंसानी साए को सांप की तरह रेंग कर आते और एक जगह रुकते देखा। ये पोशाली थी। उसने भी मुझे देख लिया था। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि मेरे कानों में भारी जूतों की चाप की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना पिस्तौल वाला हाथ जैकेट के नीचे कर लिया था कि 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे बाहर निकाल सकता था। मैंने दम साध कर नीम व आंखों से देखा। 2 फौजी कंधों पर स्टेन गन लटकाए बातें करते मेरी तरफ आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर से धड़का, मगर फौरन ही मैंने अपने आप को संभाला और अंधेरे में सांस रोके पड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे करीब से गुजर जाएंगे और मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा न हुआ। मेरे ऊपर का सांस ऊपर रह गया क्योंकि उन्होंने मुझे अंधेरे में पड़े देख लिया था। पिस्तौल पर मेरी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। दोनों मेरे पास आकर रुक गए। एक ने झुक कर मुझे देखा, बोला कोई लाश पड़ी है। अभी उसने ये जुमला पूरा किया ही था कि मेरा हाथ बर्क रफ्तारी के साथ जैकेट से बाहर आया और पिस्तौल से ठक की आवाज के साथ गोली निकलकर सीधी उसके सीने में घुस गई। वो मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। दूसरे फौजी ने पलक झपकते में कांधे पर से स्टेन गन उतार कर नाली का रुख मेरी तरफ कर लिया, मगर मैंने उसे मोहलत न दी। दूसरी ठक की आवाज सुनाई दी और दूसरा फौजी भी लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गया। मैंने एक झटके से अपने ऊपर गिरे हुए इंडियन फौजी को परे किया। पोशाली पिस्तौल हाथ में लिए जमीन से लगकर बैठी उसकी तरफ देख रही थी जिधर से दोनों फौजी आए थे। उसे मैंने इशारे से करीब बुलाया और फिर उसकी मदद से मैंने लाशों को घसीटकर झाड़ियों की बाड़ की ओट में लुढ़का दिया। हम दोबारा मुर्दा खाने के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन अब हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। दरवाजे के सामने मैंने आहनी सलाख को कुफल में डालकर झटका दिया तो खट की आवाज से ताला टूट गया। हम दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। मुर्दा खाने में घुप अंधेरा था। फजा में स्पिरिट और अजीब तेज किस्म की दवाइयों की बू फैली हुई थी। पोशाली ने मुझे आगे की तरफ धकेला। अब नीचे चलो, वक्त कम है। अंधेरे में हमें दीवार के साथ कुछ स्ट्रेचर पड़े नजर आए। हमारे जिस्मों में तेजी आ गई थी। अंधेरे में कुछ कुछ दिखाई भी देने लगा था। एक जानिब तंग सीढ़ियां नीचे जाती थी। हम जल्दी से सीढ़ियां उतर कर तहखाने में आ गए। पेन टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवार के साथ ऊंची ऊंची अलमारियां नजर आईं जिनमें मर्तबान पड़े थे। पोशाली ने सरगोशी की, माइक्रोफिल्म सेट इसी अलमारी के पीछे होगा। अभी हम दीवार की तरफ बढ़े ही थे कि ऊपर धड़ाक से दरवाजा खुलने और साथ ही किसी के जोर से हैंड्स अप पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन टॉर्च बुझाई और पोशाली को लेकर तहखाने की सीढ़ियों की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऊपर भारी बूटों की आवाजें तेजी से आने लगी। साथ ही ऊपर किसी ने टॉर्च जला दी। फिर एक करख्त आवाज आई, अबे मलखी राम, नीचे जाकर तहखाने में देखो, ताला टूटा पड़ा है, जरूर कोई अंदर आया है। मैंने अंदाजा लगाया कि उन लोगों ने अपने साथियों की बाड़ के पास पड़ी हुई लाशें नहीं देखी। ऊपर जो टॉर्च जलाई गई थी उसकी रोशनी अब सीढ़ियों में आने लगी। पोशाली और मैं पिस्तौल लिए मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। एक फौजी धप धप नीचे उतरा। जो ही उसने तहखाने के फर्श पर पांव रखा, मैं भूखे शेर की तरह उस पर झपटा और अपना बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। मैंने सख्त लहजे में सरगोशी की, स्टेन गन नीचे गिरा दो, नहीं तो तेरा सर पाश पाश कर दूंगा। वो अगरचे फौजी था मगर उस वक्त मेरे शिकंजे में आ चुका था। उसकी ठोड़ी ऊपर को उठ गई थी और हलक से खरखर की आवाजें निकलने लगी थी। मैंने घुटना उसकी पीठ पर मारा। फौजी ने स्टेन गन नीचे फेंक दी। पोशाली ने लपक कर उसे उठा लिया। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों में पड़ी और वही करख्त फौजी की आवाज ऊपर से दोबारा आई, मलखी राम, जांगली नीचे कहाँ जाकर मर गया है। मैंने शिकंजे में लिए हुए हिंदू फौजी के कान में कहा, उसे बोलो कि नीचे आ जाओ, नहीं तो तेरा भेजा पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। मलखी राम की गर्दन के गिर्द कसा हुआ शिकंजा मैंने जरा सा ढीला कर दिया, लेकिन पिस्तौल की नाली उसके सर में और ज्यादा दबा दी। सिपाही मलखी राम ने अजीब सी आवाज में कहा, नीचे आ जाओ सर। फौजी अफसर मलखी राम की आवाज सुनकर टॉर्च रोशन किए धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया।
पोशाली ने स्टेन गन नीचे रखकर पिस्तौल संभाल लिया। जो ही हिंदू फौजी अफसर तहखाने में आया, पोशाली ने उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उसके सर को फाड़ती हुई निकल गई। फौजी अफसर मुंह के बल लड़खड़ा कर आगे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मैंने दूसरा फायर किया, मगर ये फायर मलखी राम के सर पर किया गया था, क्योंकि उसका जिंदा रहना किसी तरह से भी हमारे मिशन के मफाद में नहीं था। वो भी कटे हुए दरख्त की तरह अपने अफसर के ऊपर गिर पड़ा। टॉर्च जमीन पर गिरने के बाद अपने आप बुझ गई थी। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। मैं बेआवाज कदमों से मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गया। वहाँ और कोई फौजी नहीं था। मुर्दा खाने का दरवाजा खुला था। मैंने लपक कर उसे बंद कर दिया। लगता था कि ये दो फौजी उधर राउंड लगाते आ गए थे। वापस आकर मैंने और पोशाली ने कद्दे आदम से भी कुछ ऊंची अलमारी को दीवार से पीछे खिसकाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। बड़ी कोशिश के बाद अलमारी को हम थोड़ा सा पीछे खिसकाने में कामयाब हो गए। उसके पीछे दीवार में लगा हुआ हमें एक सेफ नजर आया। पोशाली ने मेरे इशारे पर जल्दी से टॉर्च रोशन कर दी। सेफ का दरवाजा स्टील का था, जिसके दरमियान में कंप्यूटराइज्ड गोल ताले के अंदर 3 दायरों में अंग्रेजी के अल्फाज और हिंसे लिखे हुए थे, मगर हमें इन हिंसों और हुरूफ के साथ सर खपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पिस्तौल की नाली का रुख सेफ के ताले की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ नाली में से गोली निकलकर ताले से टकराई और वो टूट गया। मैंने हैंडल पकड़कर सेफ का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक ही खाना था जिसमें कुछ लिपटी हुई दस्तावेजात थी और एक तरफ एक गोल स्टील की डिब्बिया पड़ी थी। मैंने उसे बाहर निकाल कर टॉर्च की रोशनी में देखा। उसमें माइक्रोफिल्म का छोटा सा रोल लिपटा हुआ था। फिल्म की एक जानिब चिट लगी थी जिस पर हिंदी में चाणक्य लिखा हुआ था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने पोशाली से कहा, यही चाणक्य की माइक्रोफिल्म है, अब यहाँ से निकल चलो। फिल्म की गोल डिब्बिया मैंने अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल ली और पिस्तौल हाथों में लिए जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गए। यहाँ आते ही हमें दूर से कहीं अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी। साथ ही एक तरफ से आदमियों के दौड़ने की आवाज आने लगी। हुआ असल में ये था कि सेफ के ताले पर गोली लगते ही मिलिट्री अस्पताल के मॉनिटर रूम में खतरे का अलार्म बज उठा था। लेकिन मॉनिटर रूम चूंकि मुर्दा खाने से दूर था, इसलिए हमें इतना मौका मिल गया कि हम सेफ में से माइक्रोफिल्म निकाल कर ऊपर आ जाते। हम मुर्दा खाने के दरवाजे से निकलकर अकबी ग्राउंड की तरफ भागे ही थे कि हम पर ब्रेन गन की गोलियों की बौछार होने लगी, मगर खुशकिस्मती से कोई गोली हमें न लगी। पोशाली ने जेब से हैंड ग्रेनेड निकाल कर उसकी पिन खींची और जिधर से फायर आया था उधर उछाल दिया। साथ ही हम गटर वाले मेन होल की तरफ भागे। दस्ती बम का धमाका हुआ और तड़ तड़ गोलियां चलने लगी। फायरिंग के शोर में फौजियों के एक दूसरे को पुकारने की आवाजें भी आ रही थी। हमने ऊपर तले मजीद 2 ग्रेनेड और फेंक दिए। कुछ लम्हे के लिए फायरिंग रुक गई। अब मिलिट्री अस्पताल के गेट की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पोशाली ने मुर्दा खाने के दरवाजे के अंदर 2 हैंड ग्रेनेड फेंक दिए। 2 धमाके हुए और जाहिर है कि अंदर स्पिरिट के मर्तबान पड़े हुए थे। वहां आग लग गई। इतनी देर में फिर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की रोशन लकीरें रात के अंधेरे में मुर्दा खाने की तरफ जा रही थी। अब हम मुर्दा खाने के अकब में मेन होल पर पहुंच गए थे। मैंने पहले पोशाली को नीचे उतारा, उसके बाद मैं उतर गया और ढकने को आहनी सलाख की मदद से घसीट कर ऊपर करके मेन होल पर फिट कर दिया। हम गटर में उस तरफ दौड़ने लगे जिधर हमारी वैगन सड़क के किनारे खड़ी थी। गटर की दीवार के साथ दौड़ते दौड़ते हम मोड़ घूम कर उस मेन होल के नीचे आ गए, जिसके ऊपर बाहर अस्पताल की अकबी दीवार के करीब सड़क पर खलील भाई एम्बुलेंस लिए खड़ा था। हमें डर था कि फायरिंग की आवाजों से घबरा कर कहीं वो वहां से चला न गया हो। मैंने लोहे की सीढ़ी के पास खड़े होकर ऊपर मेन होल के ढक्कन पर एक निगाह डाली। हम आती दफा मेन होल के ढक्कन के नीचे एक तरफ आहनी सलाख फंसाए थे ताकि बाहर निकलते वक्त ढक्कन उठाने में आसानी हो। इस ढक्कन में आहनी सलाख फंसाने से जो बारीक दर्ज पैदा हो गई थी, उससे रोशनी अंदर आ रही थी। पहले ये रोशनी नहीं थी क्योंकि खलील की वैगन उसके ऊपर खड़ी थी। मैंने पोशाली को ढक्कन की जानिब से अंदर आती रोशनी दिखाई और कहा, मेरा ख्याल है कि खलील इस अफरा तफरी में वैगन लेकर चला गया है। पोशाली ने ऊपर देखते ही कहा, तुम जाकर बाहर झांकने की कोशिश करो। मैं मेन होल की दीवार के साथ चिमटी हुई छोटी सी आहनी सीढ़ी पर चढ़कर ढक्कन के पास आ गया और सर को एक तरफ करके दराज में से बाहर झांका। मुझे सड़क पर फुटपाथ के साथ एक फौजी ट्रक नजर आया। मैंने नीचे उतरकर पोशाली को सूरत हाल से आगाह किया तो वो गटर की सुरंग में पीछे देखने लगी। अगर सिपाही हमारी तलाश में नीचे आ गए तो यहाँ से हम फरार न हो सकेंगे। ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। हमें हर हाल में इस मेन होल से भागना होगा। पोशाली ऊपर चढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद नीचे उतर आई और कहने लगी, खलील यकीनन सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वैगन लेकर फरार हो गया है। मैं समझती हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि
अगर वो फौजियों के हत्थे चढ़ जाता तो हमारा मोहसिन भी जरूर पकड़ा जाता और उसका सारा खानदान तबाह हो जाता, क्योंकि मैं नहीं समझती कि खलील मिलिट्री पुलिस का तशद्दुद ज्यादा देर बर्दाश्त कर सकता। मैंने पोशाली को मशवरा दिया कि हमें किसी दूसरे मेन होल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो मुसिर थी कि उसी मेन होल से निकलना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं था कि फौजी कब हमारी तलाश में इस गटर के अंदर आ जाएं। मैं एक बार फिर आहनी जीना चढ़कर मेन होल के ढक्कन के पास आ गया और दोबारा बड़े गौर से दराज में से बाहर सड़क का जायजा लिया। फौजी ट्रक मेन होल से थोड़े ही फासले पर खड़ा था। मेरे देखते देखते उस ट्रक के पहलू से निकलकर एक फौजी जीप तेजी से आगे आई और उसके दोनों पहिए मेरी तरफ बढ़े। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। जीप का पहिया एन मेन होल के ढक्कन के ऊपर आकर रुक गया। ढक्कन में से हल्की सी कड़क की आवाज आई और आहनी सलाख मजीद दब गई। अब उस मेन होल का ढक्कन उठाकर बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जल्दी से नीचे उतरा और पोशाली को बताया कि ढक्कन के ऊपर फौजी जीप का पहिया आ गया है। वो परेशान सी होकर गटर की सुरंग के पीछे की जानिब देखने लगी। चलो उस तरफ भागते हैं, इस गटर के आगे जरूर कोई मेन होल होगा। हम गटर की सुरंग में मुख्तलिफ समत को तेज तेज चलने लगे। आगे कुछ दूर तक अंधेरा छाया रहा। हम दीवार पर हाथ रखे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गटर की सुरंग आगे जाकर बाएं जानिब घूम गई। कुछ फासले पर एक कमजोर सा बल्ब रोशन था। हम भागकर उस बल्ब के नीचे पहुंचे। ख्याल था कि शायद वहां ऊपर कोई मेन होल होगा, मगर ऐसा नहीं था। हम बल्ब की कमजोर रोशनी में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद बल्ब की रोशनी ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम एक बार फिर अंधेरे में घिर गए। गटर की फजा नागवार बू से बेहद बोझल हो रही थी। हम गटर के अंदर दीवार का सहारा लिए छोटे से फुटपाथ पर काफी दूर तक चले गए। खुदा जाने ये गटर आगे कहाँ जा निकलता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह हमारे सरों के ऊपर गाड़ी के तेजी से निकल जाने की आवाज आई। पोशाली ने कहा हम किसी सड़क के नीचे चल रहे हैं, यहाँ जरूर कोई मेन होल होगा। मैंने पेंसिल टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई ऐसी सीढ़ी नहीं थी जो ऊपर किसी मेन होल को जाती। गटर की सुरंग उसी तरह आगे चली जा रही थी। हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2 बज चुके थे। अचानक हमें ताजा हवा का झोंका महसूस हुआ। ठंडी हवा का ये झोंका सामने की तरफ से आया था। मैंने पोशाली से कहा कि आगे जरूर कोई मेन होल खुला हुआ है, ये हवा उसी में से आ रही है। थोड़ी दूर गए होंगे कि हमें पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। फिर अंधेरे में हमें सामने ढलान में एक शगाफ में से रात की फीकी धुंधली रोशनी का अक्स सा नजर आया। पोशाली ने तशवीश के साथ कहा मेरा ख्याल है कि आगे कोई बड़ा गटर है, मगर ऐसा नहीं था। जब हम शगाफ के करीब पहुंचे तो देखा कि पानी लोहे के एक जंगले में से गुजरकर बाहर खुली फजा में एक नाले में गिर रहा था। हम वहां रुककर शगाफ का जायजा लेने लगे। सितारों की बहुत फीकी सी रोशनी ताजा ठंडी हवा के साथ अंदर आ रही थी। बाहर कोई आवाज वगैरह सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने पोशाली से कहा मेरा ख्याल है कि ये वही गंदा नाला है जो अस्पताल के अकब में कुछ फासले पर से गुजरता है, लेकिन शगाफ पर लोहे का जंगला लगा है। हम इसमें से कैसे गुजरेंगे? इसको तोड़ना होगा, लेकिन हमारे पास जंगले को तोड़ने के लिए आहनी सलाख नहीं है। वो तो हम गटर में ही फेंक आए थे। पोशाली ने पिस्तौल के फायरों से जंगले की एक जानिब की सलाखों को तोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने ये कहकर इस मशवरे पर अमल करना मुनासिब न समझा कि हम अभी तक अस्पताल की हुदूद में थे और आवाज सुने जाने का खतरा मौजूद था। मैंने जंगले की सलाखों को झटका दिया। जंगला मजबूत था। पोशाली ने इधर उधर टटोल कर एक जगह से ईंट उखेड़ कर मुझे दी। इससे जंगला तोड़ने की कोशिश करो। ईंट की जरब की आवाज पिस्तौल की आवाज से कम नहीं होगी। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है आसपास भारतीय फौजी हमारी तलाश में हों। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था। मैंने एक बार फिर झुककर हाथों से जंगले की सलाखों का जायजा लिया, लेकिन एक जगह से मुझे एक सलाख कुछ ढीली महसूस हुई। मैंने उस पर जोर आजमाई शुरू कर दी। मेरा हाथ दर्द करने लगा, लेकिन मैं सलाख को दीवार से उखाड़ने में कामयाब हो गया। अब पोशाली मेरी मदद करने लगी। निस्फ घंटे की जिद्दोजहद के बाद हमने 5 सलाखें उखाड़ डाली। अब इतनी जगह बन गई थी कि हम उसमें से सिमट सिमटा कर गुजर सकते थे। पहले मैं उसमें से निकला और फिर पोशाली को बाहर आने का इशारा किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो भी बाहर निकल आई। हमने इर्द गिर्द अंधेरे में गौर से देखा। यहाँ इतना अंधेरा नहीं था। सितारों की हल्की हल्की चमक में नाले के दूसरे किनारे पर उगी हुई झाड़ियाँ हमें बड़े बड़े स्याह धब्बों की तरह दिखाई दे रही थी। हम तेजी से एक तरफ ढलान में उतर गए, जहाँ गंदे नाले का पानी बह रहा था। हम मगरिब की तरफ चलने लगे। एक जगह गंदे नाले के ऊपर से लोहे के 2 बड़े बड़े पाइप एक साथ जुड़े हुए गुजरते थे। शायद ये वाटर सप्लाई के पाइप थे। हमने इन पाइपों पर लेटकर रेंगते हुए गंदे नाले को उबूर किया। अब हम कश्मीरी दरवाजे को जाने वाली सड़क पर मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम उसी सड़क पर जाने का था। वहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था, इसलिए हम हत्तुल मकदूर कपड़ों को ठीक ठाक करके उठे और नाले के ऊंचे किनारे से उतरकर कच्ची सड़क पर आ गए। यहाँ जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे थे। कुछ फासले पर दिल्ली शहर की फैली हुई आबादियों की इक्का दुक्का रोशनियां झिलमिला रही थी।
रात ने ढलना शुरू कर दिया था। उस वक्त हमें शिद्दत से किसी ऐसे रिक्शे या टैक्सी की जरूरत थी जो हमें तिमारपुर पहुंचा दे। माइक्रोफिल्म मैंने पोशाली को दे दी क्योंकि मुमकिन था कि हमें फौरी तौर पर अलग होना पड़ता। अभी हम थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने से एक गाड़ी की रोशनियां हमें दिखाई दी। हम जल्दी से सड़क के एक जानिब खेत में उतर गए। यहाँ फसल ऊंची थी। हम उसकी ओट में छुप कर बैठ गए। यहाँ से हमें गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। वो कोई फौजी जीप थी। जीप थोड़ी दूर जाकर यकदम रुक गई। फिर हमें किसी की करख्त आवाज सुनाई दी। वो इधर ही थे, पकड़ो। ये सुनना था कि मैंने पोशाली के बाजू को जरा सा टहूका दिया और सामने वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। पोशाली भी मेरे पीछे थी। ये इलाका खेतों का नहीं था, लेकिन मज़ाफाती बस्तियों के दरमियान कहीं कहीं जमीन के टुकड़ों पर हल चलाकर फसल बोती गई थी। हमें अपने पीछे सड़क पर मर्दों की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो एक दूसरे को पुकार रहे थे। हम अंधाधुंध भागे जा रहे थे। ये इत्मीनान था कि अंधेरे की वजह से हमें दूर से देखा नहीं जा सकता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे खेत में से निकलते हुए हम मज़ाफाती बस्ती के शुरू के मकानों की एक गली में घुस गए। गली सुनसान थी। हम दौड़ते हुए एक मकान की आड़ में खड़े होकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगे जो भागने की वजह से बेतरतीब हो गई थी। मेरा ख्याल है कि अब वो हमारे पीछे नहीं है। पोशाली की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो बोली, अगर वो फौजी थे तो हम अभी भी महफूज नहीं हैं। वो इधर भी आ सकते हैं। मैंने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश रहा। उसी लम्हे एक कार गली में दाखिल हुई। हम दोनों कुछ और दुबक गए। कार तेजी से आई और फिर एक इमारत के सामने उसके ब्रेक चरचराए। फौरन ही उसकी ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी तेजी से निकलकर इमारत के गेट में दाखिल हो गया। वो खुदा जाने किस जल्दी में भागा था, यहाँ तक कि उसने इंजन भी बंद नहीं किया था। मैंने पोशाली को मुखातिब किया, खुदा ने हमारे लिए मौका फराहम कर दिया है, जल्दी से उठो। उसने उठने में देर नहीं की थी। हमने लपक कर गली पार की, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं ड्राइविंग सीट पर और पोशाली मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। एक सेकंड के अंदर मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर सड़क पर ले आया और फिर उसे कश्मीरी दरवाजे की दूसरी तरफ कुत्सिया गार्डन के अकब में निकाल लाया। अब मेरा रुख तिमारपुर की तरफ था। अलीपुर के करीब पुलिस चेकिंग का खतरा था, लेकिन मुकद्दर हम पर बड़ा मेहरबान था। हम किसी रुकावट के बगैर उस गिराज तक जा पहुंचे जो खलील की मिल्कियत था। गिराज अंधेरे में डूबा हुआ था। खलील वहां भी नहीं था। बात तो जाहिर है तशवीश वाली थी, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसकी तलाश में वक्त जाया करते। पोशाली को मैंने वहां छोड़ा और कुछ जरूरी बातें उसे समझाकर वहां से निकल आया। माइक्रोफिल्म भी मैंने उसके पास ही रहने दी। वापसी का सफर भी कुछ खास मुश्किल नहीं था। मैं कश्मीरी दरवाजे पहुंचा। रात के उस पहर भी वहां दिन का समा था। छीनी हुई गाड़ी मैंने एक तरफ अंधेरे में खड़ी कर दी और उतर आया, लेकिन इससे पहले मैं अपनी और पोशाली की उंगलियों के निशानात मिटाना न भूला था। इस तरह फासले पर मुतादिद खाली रिक्शे और टैक्सियां मौजूद थी। मैंने एक टैक्सी ली और उसे अपने बंगले से करीबी सड़क का पता बताकर अकबी सीट में धंस गया। सुबह मैं दफ्तर से छुट्टी करना नहीं चाहता था, हालांकि मैं इसी कदर थक गया था कि बड़ी आसानी से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले सकता था। मगर उस रोज बॉस के करीब ही रहने में बेहतरी थी, क्योंकि उसे अब तक यकीनन खबर मिल चुकी होगी कि मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो गए हैं और गैर मुल्की एजेंट मुकाबले के बाद फरार हो गए हैं। अखबार आया तो मैंने उसे उठाकर गौर से देखा। मेरी आंखें मिलिट्री अस्पताल वाली खबर को तलाश कर रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स के आखिरी सफे पर सिर्फ इतनी सी खबर दी गई थी कि रात मिलिट्री अस्पताल के मुर्दा खाने में किसी कीमियाई मादे के फटने से आग लग गई, मगर उसे फौरन ही बुझा लिया गया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मैंने अखबार एक तरफ फेंका और गुस्ल खाने में गया। दफ्तर में बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा। सब कुछ मामूल पर था। चीफ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ वशराम और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी भी बैठे हुए थे। मुझे मालूम था कि ये लोग यहाँ किस लिए जमा हैं। मैंने नमस्कार किया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि चीफ किसी टॉप सीक्रेट मसले पर मुझसे कभी बात नहीं करेगा, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो जाने की बात शुरू कर दी। शायद सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी के सामने ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि बहरहाल मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के खुसूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फर्स्ट सेक्रेटरी था। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुर्दा खाने में जो आग लगी थी उससे सिर्फ ऊपर वाला कमरा ही जला था। तहखाने तक आग जरूर पहुंची थी, मगर खुफिया सेफ को बचा लिया गया था। दूसरी खुफिया दस्तावेजात भी महफूज रही थी। मुझे मालूम हुआ कि आग के इब्तदाई शोलों ने सेफ के हैंडल और दरवाजों पर से इंसानी उंगलियों के निशानात मिटा दिए थे। ये बात शायद तिवाड़ी मुझे न बताता, मगर एजी रामास्वामी ने मुझे एक जिम्मेदार अफसर समझते हुए मेरी मौजूदगी में ही बयान कर दी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि जल्दी में हम वहाँ से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाना भूल गए थे। जो खुफिया फिल्म एजेंट चुरा ले जाने में कामयाब हो गए थे उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, तिवाड़ी ने बताया। भारत हुकूमत के पास उसकी एक और कॉपी मौजूद है, मगर इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई है। इसका मतलब है कि गैर मुल्की एजेंट जब और जहां चाहें घुसकर हमारी खुफिया दस्तावेजात पर हाथ साफ कर सकते हैं।
हैं। मिस्टर रामास्वामी ने कहा, अगरचे इसका बराह रास्त आपके महकमे से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, मगर इसकी जद आप पर भी पड़ती है। रक्षा मंत्री ने मुझे रात ही फोन पर चेतावनी दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर गैर मुल्की एजेंट पकड़े न गए तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। उसने तिवाड़ी, वशराम और मेरी तरफ बारी बारी देखा और गहरी सांस लेकर कहा, ये मत समझें कि आप महफूज हैं, चार्जशीट आपको भी मिल सकती है। किस्सा मुख्तसर 1 घंटे तक ये खुफिया इजलास जारी रहा, जिसमें फैसला किया गया कि शहर में गैर मुल्की और खास तौर पर पाकिस्तानी जासूसों की तलाश का काम हंगामी सतह पर शुरू कर दिया जाए। तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया जाए और जो पाकिस्तानी जहां जासूसी के इल्जाम में कैद हैं उन पर शदीद तशद्दुद किया जाए ताकि वो दिल्ली में मौजूद अपने साथी एजेंटों के नाम और पते बता दें। एजी मिस्टर रामास्वामी चले गए तो मिस्टर तिवाड़ी ने हमें एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मशकूक अफराद की निगरानी के लिए खास आदमी तैनात किए जाएं। हमारी खुफिया फहरिस्त पर दिल्ली के मशकूक अफराद वो लोग थे जो भारत में मुसलमानों के जायज और मजहबी हुकूक की बात करते थे। इनमें इंडियन मुस्लिम लीग के ओहदेदारों के नाम खास तौर पर नुमाया थे। उनके पीछे तो CID के आदमी हर वक्त लगे रहते थे। मैंने ज्यादा मोहतात होने का फैसला कर लिया क्योंकि ये एक खुली हकीकत थी कि मैं अब मिस्टर तिवाड़ी की कड़ी निगरानी की जद में था। अगर मुझे डर था तो सिर्फ ये कि कहीं इन लोगों पर मेरे मुसलमान होने का राज फाश न हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अभी तक ये राज मुझ तक ही महदूद था। हमारी आज के एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।